और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। समझौते से पहले जमीन वापस करे रूस। 2022 की स्थिति बहाल होनी चाहिए। बातचीत शुरू करने का ये अच्छा समय है, अच्छा वक्त है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। यानी बड़ी शर्त वो लगा रहे हैं कि समझौते से पहले जो यूक्रेन की जमीन रूस के पास है उसे रूस वापस करे। लेकिन क्या यही बयान अब रूस यूक्रेन जंग का नया चरण, क्योंकि अमेरिका समझौता चाहता है, यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और पुतिन को बातचीत की टेबल तक लाने के लिए अमेरिका से क्या तैयारियां की जा रही हैं, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि युद्ध पर ट्रंप की चेतावनी की खबर हमने आपको बताई। रूस का नुकसान नहीं चाहते, जंग से दोनों देशों को नुकसान, अब तुरंत युद्ध रोकें पुतिन, और पुतिन से अच्छे संबंध है, ये बयान भी। समीर जी हां, और रूस ने अमेरिका की मदद की थी, विश्व युद्ध में मदद की थी, इसकी भी वो। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। याद दिला रहे हैं पुतिन अब क्या करेंगे, देखिए यह सबसे बड़ा सवाल है। कब्जे वाला हिस्सा किसी भी हाल में देने के लिए तैयार नहीं है पुतिन। रूस के फायदे वाली डील करेंगे, यूक्रेन की नेटो सदस्यता को रोकेंगे। कैप्टन श्याम क्या कहेंगे, आपका आकलन क्या कहता है? और व्लादिमीर पुतिन के बयानों पर अगर आप गौर कीजिए तो वो फाइनल सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सीज फायर की बात तो करो, लेकिन उससे पहले कोई फाइनल सॉल्यूशन तो रखो, तभी सीज फायर मुमकिन है, वरना नहीं। ये क्लियर कर दिया है उन्होंने। इन द्वंद्वों के बीच में ये देखना चाहता हूं या समझ रहा हूं कि जहां तक ट्रंप को देखें तो वो काफी बेबाकी हैं, एक बड़े ट्रम्पेट के साथ बात करते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन को देखें तो अनुभवी हैं और एक शातिर स्टेट्समैन भी मैं मानता हूं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो इस हिसाब से भावनात्मक संबंध जोड़ के उनसे हाथ मिलाना और फिर उनको एक वार्निंग देना, ये ट्रम्पेट का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन पुतिन के लिए एक खास कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पुतिन को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो आपके चैनल में जब मैंने शुरू में फरवरी में कहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, कई लोगों को आश्चर्य हुआ था। मैंने अपनी बातें वहां से अभी तक जारी रखी है, और इसलिए ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक वो टेरिटोरियल जो उनके जो 4 रीजन्स हैं, रशियन भाषी जो प्रांत हैं, और डी नोटिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, जब तक ये नहीं होता तब तक। इसलिए पुतिन का जो रिएक्शन है ट्रंप के बयान के बाद से बहुत क्लियर है कि रूस के पक्ष में अगर ये नहीं आती है बात टेबल पे तो हम जाएंगे ही नहीं। और जेलेंस्की का कहना है, जहां तक रशिया के प्रेसिडेंट की कुछ और बातें हैं मैं कहना चाहूंगा, वो कह रहे हैं मैं अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम नहीं करूंगा, नाटो को अपनी फंडिंग यूरोपियन कंट्री को बढ़ानी पड़ेगी, अब हम अपनी बात करेंगे, हम पूरे देश के विश्व के लीडर नहीं बनना चाहते अननेसेसरली, हमारी अपनी जरूरतें हैं। वो कई बातें कर चुके हैं इसके साथ, लेकिन उसके साथ वो भी कह रहे हैं कि कनाडा को मिला लेंगे, मेक्सिको को मिला लेंगे, एक्सपेंशनिज्म भी दिखा रहे हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की बात कर रहे हैं। तो उनके बयानों में काफी दुराभास रहता है। तो इस तरह से आप बयानों में ग्लोबल डोमिनेंस को देखते हुए एक और बड़ा बयान है, और ये ट्रंप की ताजपोशी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का फिलहाल बयान आपको बता दूं, क्योंकि भ्रमित लोग कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ा, और वक्त बताएगा कौन कमजोर पड़ा है। टाइमिंग इस बयान को लेकर भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस लिहाज से इस बारे में चर्चा करेंगे जहां समझेंगे समीर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति है क्या। बिल्कुल, तो देखिए ईरान का रुख क्या है ये आपको बताते हैं। गाजा हैज वॉन, ये लिखा था आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने एक्स पोस्ट में, और अब देखिए मध्य पूर्व से ईरान के दबदबे का खात्मा हो चुका है। ये है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति। शायद मैसेज अमेरिका के लिए भी था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, ईरान की मिसाइल क्षमताओं को सीमित करना, अधिक कठोर आर्थिक प्रतिबंध तामील करना, युद्धपोतों की तैनाती से सैन्य दबाव को बढ़ाना और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना, यह है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी। हालांकि ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण को देखते हुए इस बयान को पांडे सर कैसे डिकोड किया जाए? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सोची समझी जो कथन है ईरान की तरफ से, क्योंकि उनको पता है रशिया यूक्रेन अगर वॉर समाप्त होता है
तो जो हथियार बन रहे थे यूक्रेन के लिए वो कहाँ जाएंगे। हालांकि मैं एक और बात यहाँ जोड़ दूं कि डील को रोकने के लिए ट्रंप को 1 मिनट लगेगा, जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को समाप्त कर दे, डील अपने आप हो जाएगी, शांति हो जाएगी चारों तरफ। अब उसका प्रभाव कहाँ होगा, जो ऑर्डर दे दिए गए हैं उनको हथियारों को कहाँ भेजा जाएगा। तो अब 2 ही क्षेत्र बचते हैं, एक तो मिडिल ईस्ट जहाँ ईरान के खिलाफ, जहाँ पर इतने वर्षों से अमेरिका लगा हुआ है, अमेरिका और उसके साथी लगे हुए कि हम उनकी जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको पर कुछ किस तरह रोक लगाएं, साथ में वो मिसाइल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उस पर रोक लगाएं। तो इन 2 देशों के लिए कई प्रकार से वो चाहते हैं कि गेन उसको रोका जाए। दूसरा जो एंगल है, जो लेटरल है, वो है ताइवान की तरफ। ये जो हथियार बन रहे हैं यूक्रेन के लिए, वो ये 2 ही लेटरल्स हैं जहाँ पर हथियार वो डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इनको देखते हुए खुमैनी का जो है डर निश्चित रूप से मुझे लॉजिकल लगता है कि ये हथियार उनके ऊपर ही ये भी कहते हैं कि गाजा हैज वॉन, गाजा जीत गया। कहां से जीता, कैसे जीता, गाजा का आप हाल देखिए क्या हो गया। हजारों लोग बेमौत वहां पर मारे गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। ये क्या जीत है गाजा की? बहुत छोटे में 1-2 लाइन में अगर आप आंसर दे पाए। देखिए, गाजा में जहां सबको पता है कि गाजा में हमास को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए इजराइल ने, निश्चित रूप से वो कहा जाए तो बहुत ही ऊंचाइयों तक गए। लेकिन अभी जो हालत है वो मानवीय जो वहाँ पर सहयोग की एड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि अभी भी जो है पिछले 2 दिनों में जो है खबरें आई कि वहाँ पर अभी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं शांति वार्ता के बाद भी। तो गाजा में अभी शांति पूर्णतः आ पाएगी, मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि जो हमास के लोग हैं सीज़फायर हुआ है, लोग अपने घरों को वापस लौटते नजर आ रहे हैं, लेकिन घर इमारतें अब बचे ही कहां हैं। वहां पर तबाही और बर्बादी के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।